चलिए, गुड मॉर्निंग एवरीवन। हम जैसे पिछले क्लास में आप लोगों को लिविंग ऑर्गेनिज्म के एडेप्टेशन, एनवायरनमेंट से रिलेटेड बहुत सारे टॉपिक पे हम लोगों ने डिस्कशन किया था, उसको पढ़ा था, समझा था। बहुत सारे लेक्चर के थ्रू, कॉन्सेप्ट के थ्रू, एग्जांपल्स के थ्रू मैंने काफ़ी बढ़िया से आप लोगों को समझाया था। ठीक है ना? तो आप लोग भी इसी सिंसियरिटी और पंक्चुअलिटी के साथ अपनी पढ़ाई को किए होंगे, लेक्चर वीडियो को देखे होंगे, बुक में प्रेजेंट आपके जो भी टॉपिक्स हैं उसको काफ़ी अच्छे से क्लियर किए होंगे। किसी भी स्टूडेंट्स को अगर किसी भी वर्ड्स, टॉपिक या फिर किसी भी कॉन्सेप्ट के एग्जांपल में, लेक्चर में अगर कहीं से कोई क्यूरीज हो, डाउट हो, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं और उस डाउट को हम 100% क्लियर करेंगे। ठीक है ना? तो आज हम चलते हैं यहाँ पे जो भी टॉपिक आपके बोर्ड पे आपको दिख रही है उस सारे टॉपिक का हम लोग स्टेप बाय स्टेप आज यहाँ पे हम लोग काफ़ी अच्छे से स्टडी करेंगे, समझेंगे। ठीक है ना? तो आप लोग भी उम्मीद करते हैं काफ़ी अच्छे से इसका बढ़िया से घर पे बैठ करके रीड करेंगे। हम जो यहाँ से लेक्चर कॉन्सेप्ट आपको डिलीवर प्रोवाइड कर रहा हूँ। ठीक है? तो चलिए ध्यान देंगे। तो हम सबसे पहले यहाँ पे इन्वायरमेंट के बारे में समझेंगे कि हमारा इन्वायरमेंट होता क्या है। हम बहुत सारी चीज़ों में जानते हैं कि इन्वायरमेंट कैसा है। इन्वायरमेंट का मतलब जनरल लैंग्वेज में अगर सिंपल भाषा में बोलते हैं, वहाँ का माहौल कैसा है, सोसाइटी कैसा है। डैट मीन्स ये सारी की सारी वर्ड आपका इन्वायरमेंट से ही रिलेटेड है। तो जैसे हम जानते हैं इन्वायरमेंट, तो हम जहाँ पे जिस सराउंडिंग में रहते हैं उस सराउंडिंग से रिलेटेड जो भी थिंग्स हमसे इंक्लूड होती है, अटैस्टेड होती है, वो सारी की सारी हमारे इन्वायरमेंट में आता है। जैसे हम जहाँ पे अभी रहते हैं, जिस सराउंडिंग में रहते हैं, उस सराउंडिंग में आने वाले एटमॉस्फेयर, क्लाइमेट्स, वहाँ का एडेप्टेशन, हैबिटेट्स, कैप्चरिंग ऑफ फूड, लोकोमोशंस, जो भी चीज़ें होती हैं वो सारे के सारे आपका इन्वायरमेंट के कैटेगरीज में आती है। वहाँ के लिविंग ऑर्गेनिज्म से आपके नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म तक जो भी चीज़ें होती हैं वो सारे के सारे आपके इन्वायरमेंट के कैटेगरी में आती हैं। और प्रत्येक पार्टिकुलर रीजन का आपका इन्वायरमेंट्स अलग होते हैं। जैसे मान लीजिए कोस्टल एरिया के इन्वायरमेंट के बारे में अगर आप स्टडी करेंगे तो वहाँ का इन्वायरमेंट कुछ अलग होगा। अब मान लीजिए डेजर्ट एरिया का अगर इन्वायरमेंट देखेंगे तो कुछ डिफरेंस मिलेगा। अगर आप माउंटेनस एरिया का देखेंगे तो डिफरेंस मिलेगा। तो अलग अलग रीजन्स की पार्टिकुलर अपने इन्वायरमेंट होती है। ठीक है ना? तो इन्वायरमेंट में किसी को डाउट नहीं। अब चलते हैं कि इन्वायरमेंट को हम सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल डिवाइड करते हैं तो दो पार्ट में डिवाइड होती है। एक को बोलते हैं अबायोटिक कंपोनेंट्स और दूसरे को बोलते हैं बायोटिक कंपोनेंट्स। फर्स्ट को बोलते हैं अबायोटिक कंपोनेंट्स का मतलब होता है जितना भी नॉन लिविंग थिंग्स है वो सारे के सारे आपका अबायोटिक कंपोनेंट्स में आ जाएंगे। जिस एरिया में रहते हैं वहाँ पे आने वाले एयर, वेदर, क्लाइमेट, माउंटेन्स, हिल्स, ये सारी की सारी चीज़ें आपका अबायोटिक कंपोनेंट्स में आ जाएंगे। और बायोटिक कंपोनेंट्स कहने का मतलब वहाँ पे पाए जाने वाले प्लांट्स, एनिमल्स, लिविंग ऑर्गेनिजम्स, ये सारे के सारे आपका बायोटिक कंपोनेंट्स के कैटेगरी में आपका आ जाएंगे। मतलब जितना भी नॉन लिविंग वाली चीज़ें होती है मेरे सराउंडिंग से रिलेटेड वो सारे के सारे अबायोटिक कंपोनेंट्स, मेरे इन्वायरमेंट से रिलेटेड अबायोटिक कंपोनेंट्स, और जो भी आपका लिविंग थिंग्स वाली होती है वो आपका प्लांट्स, एनिमल्स और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्यों नहीं हो, वो अगर डिजीज कॉजिंग पैथोजेंस क्यों नहीं हो, वो सारे के सारे आपका बायोटिक कंपोनेंट्स में आता है। यानी बायोटिक कंपोनेंट्स और अबायोटिक कंपोनेंट्स के कॉम्बिनेशन को हम लोग इन्वायरमेंट के नाम से जानते हैं। क्लियर एवरीवन? अब देखिएगा हम लोग क्या चलते हैं। अब कहता है कि हैबिटेट के बारे में समझेंगे। अगला टॉपिक मेरा हैबिटेट है। तो हैबिटेट पे कुछ लेक्चर और कुछ मिनट का कॉन्सेप्ट मैंने पिछले वीडियोज में प्रोवाइड किया था, लेकिन वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आपके हैबिटेट्स के बारे में बताया था। इसके टाइप्स को डिफरेंशिएट नहीं किया था, कितने टाइप्स के होते हैं, कैसे होते हैं, किस तरीके से होते हैं, कौन कौन से ऑर्गेनिज्म इसमें सर्वाइव कर सकते हैं। ठीक है ना? आज हम लोग यहाँ पे उस चीज़ों को देखेंगे। तो यहाँ पे कहता है कि हैबिटेट, तो कहता है कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म और फिर नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म का एक अपना हैबिटेट होता है और उस हैबिटेट का कोई ना कोई इन्वायरमेंट होता है। जैसे माउंटेनस एरिया का इन्वायरमेंट है, जब हमेशा वहाँ पे विंटर सीजन लाइक रहता है, प्लांट्स ज़्यादा होते हैं,
वहाँ का आपका रेन टाइम कुछ अलग होता है, उसकी कंपोजिशन अलग होती है, ठीक है ना। सारी चीज़ों में आपका वेरिएशन 100% दिखता है। क्लियर है ना। तो कहता है कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म और नॉन लिविंग थिंग्स, ठीक है ना, जिस इन्वायरमेंट में रहता है वही आपका हैबिटेट कहलाता है, ठीक है ना। क्लियर। हम जिस इन्वायरमेंट में खुद को एडेप्ट कर लेते हैं, पूरी अपनी मेटाबॉलिक प्रोसेस को 100% प्रोसेस को कंप्लीट करते हैं, दैट मीन्स माई हैबिटेट। ये मेरी हैबिटेट है। जैसे पोलर रीजन में रहने वाले जो भी आपके एनिमल्स होते हैं उनकी हैबिटेट वही है। कोस्टल एरिया में रहने वाले, समुद्री इलाकों में रहने वाले जो भी आपका लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनकी हैबिटेट्स अलग है, वहाँ के प्लांट्स अलग होते हैं, उनकी प्रोडक्शंस अलग होती हैं, उनका अपना लिव फैट एरिया वॉल्स अलग अलग होते हैं, सारी चीज़ आपका डिफरेंस होती है, तो वहाँ की उनकी अपनी हैबिटेट। अब कहता है कि हैबिटेट को दो भागों में बांटते हैं, टेरेस्ट्रियल हैबिटेट्स और एक्वेटिक हैबिटेट्स। टेरेस्ट्रियल हैबिटेट्स का मतलब होता है कि वैसा हैबिटेट्स जो कि आपके लैंड पे हो, जमीन पे हो। कहाँ पे हो? लैंड पे हो, आपका जमीन पे हो। तो इसको हम लोग 4-5-6 भागों में, पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। जैसे कहता है कि डेजर्ट हैबिटेट्स, आपका डेजर्ट वाला जो आपका रीजन होता है वो भी आपका लैंड पे ही होता है। तो कहने का मतलब है कि डेजर्ट हैबिटेट्स तो कहता है कि जो भी आपका डेजर्ट से रीजन्स होते हैं, जैसे आपका राजस्थान वाली जितने भी डेजर्ट्स होते हैं, सहारा डेजर्ट्स होते हैं, तो वहाँ पे जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म, ह्यूमन बीइंग्स, प्लांट्स का जो आपका हैबिटेट होगा एकदम यूनिक होगा। जैसे हम लोग कैमल के बारे में जानते हैं, तो कैमल को बोलते हैं कि शीप ऑफ द डेजर्ट। कैमल इज द शीप ऑफ द डेजर्ट, यानी कैमल वो आपके डेजर्ट पेशेंट पे, बालू पे काफ़ी आसानी से और इजीली और फास्टली मूव करता है। क्लियर है ना। तो वहाँ के अगर प्लांट्स का स्टडी करते हैं, तो जैसे हम लोग एलोवेरा, सभी किसी ने देखा होगा, सुना भी होगा, ठीक है ना। एलोवेरा आपका डेजर्ट प्लांट्स होता है, क्योंकि उसके प्लांट्स में लीफ नहीं होती है। तो लगभग जितनी भी स्मॉल लीव्स की प्लांट होती है, छोटी पत्तियों की आपकी प्लांट होती है, या लीफलेस जो भी प्लांट्स होते हैं, वो आपका डेजर्ट्स एरिया के होते हैं, क्योंकि वहाँ पे वाटर की काफ़ी कमी पाई जाती है, और वाटर की कमी के कारण लीफ रहेगा तो ट्रांसपिरेशन ज़्यादा करेगा, तो वाटर रहेगा ही नहीं और ट्रांसपिरेशन करने की नीड पड़ेगी, तो फिर प्लांट ही सर्वाइव नहीं कर पाएगा ना। तो जितनी भी आपकी डेजर्ट प्लांट्स होते हैं वो आपका लीफ लेस होते हैं, या काफ़ी स्मॉल लीव्स वाले होते हैं, कि कम से कम वाटर को ट्रांसपिरेट करना पड़े, कम से कम वाटर को यूज करना पड़े अपने बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए। जैसे हम एलोवेरा को देखते हैं फ्लैशी बॉडी होती है, पूरा गुद्देदार होता है, क्योंकि वो पानी को स्टोर करके रखता है, एक बार में पानी को कंप्लीट स्टोर कर लेगा। तो कुछ ऐसा अनफेवरेबल कंडीशन भी आती है, अनफेवरेबल वेदर भी होता है, तो अपना स्टोर्ड जो वाटर होता है अपने फ्लेश में, जो गुद्देदार वाली पार्ट होती है उसमें स्टोर्ड करके रखता है, उससे अपने रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर लेता है। क्लियर है ना। तो यही आपका डेजर्ट से हैबिटेट्स हो गया। उसी हैबिटेट्स में वो अपने आप को डेवलप कर लिया है कि अगर 20 डेज 1 मंथ अगर काफ़ी ज़्यादा वाटर, एकदम क्राइसिस ऑफ वाटर हो जाए, तब भी अपने आप को सर्वाइव रख सके। जैसे कैमल है, अगर कैमल को उस समय तक अगर वाटर नहीं भी मिले तो इजीली सर्वाइव कर लेगा। लेकिन हम लोग उस हैबिटेट से बिलोंग नहीं करते हैं, तो हम लोगों को ऐसे कंडीशन पे जाकर के अगर छोड़ दिया जाए, रहना पड़ जाए, तो हम लोग काफ़ी सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, या सर्वाइव भी करेंगे तो बहुत सारी परेशानी, डिफिकल्टीज वहाँ पे क्रिएट होगी। क्लियर है। अब कहता है बाबू ग्रासलैंड। तो ग्रासलैंड आप लोगों को क्लियर है कि सिंपल सा नॉर्मली जो भी आपके ग्रास से रिलेटेड जो भी कुछ होती है, जैसे यहाँ पे उतनी बड़ी ग्रासलैंड नहीं मिलती है, जैसे जहाँ पे रेनी सीजन होती हैं वहाँ पे ग्रास भी बहुत बड़े बड़े होते हैं, फॉरेस्ट भी बहुत बड़ी बड़ी होती हैं, वो वाले कंडीशन के लिए यहाँ पे ग्रासलैंड के यूज किया जाता है। अब कहता है रेन फॉरेस्ट को देखेंगे हम लोग, तो रेन फॉरेस्ट को देखेंगे तो जैसे हम लोग जैसे मानसून गाँव वगैरह में जाते हैं, जहाँ पे बहुत ज़्यादा अधिक मात्रा में बारिश होती है, बहुत ज़्यादा बारिश होती है, तो वहाँ पे एग्रीकल्चर से लेकर के आपका ह्यूमन बींग्स का जो आपका हैबिटेट होता है पूरा का पूरा चेंज क्लियर है। पूरा का पूरा आपका चेंज होता है। क्लियर है ना। वहाँ के हैबिटेट
यहाँ तक कि वहाँ पे जो आप बिल्डिंग का फॉर्मेशन करते हैं, जो आप हाउस का फॉर्मेशन करते हैं, उसका भी शेप, स्ट्रक्चर और डिजाइन आपका एग्जैक्ट और इक्विवेलेंट डिफरेंट होता है फ्रॉम कोस्टल एरियाज या फिर आपका लैंड एरियाज के कैंप रीजन। क्लियर है एवरीवन? अब कहता है बाबू यहाँ पे देखिएगा टुंड्रा और रेनफॉरेस्ट। अब कहता है कि माउंटेन हैबिटेट्स। अब कहता है कोस्टल हैबिटेट्स। तो माउंटेन हैबिटेट्स की बात करते हैं तो जो भी पहाड़ी इलाका में माउंटेन में अडेप्ट करने वाले प्लांट्स होते हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जो भी होते हैं, अपनी उनकी सर्वाइविलिटी अलग अलग होती है। उसके बाद कहता है कि कोस्टल हैबिटेट्स। कोस्टल हैबिटेट्स का मतलब, कोस्टल एरिया का मतलब होता है समुद्री इलाका। कोस्टल एरिया का मतलब होता है समुद्री इलाका। तो कोस्टल रीजन में नहीं, कोस्टल हैबिटेट्स कह रहा है कि मतलब समुद्री इलाके की जो आसपास की एरिया होती है, वहाँ पे जो भी आपका लिविंग ऑर्गेनिज्म सर्वाइव करता है, वो आपका ह्यूमन बीइंग्स हुआ, एनिमल्स हुआ, प्लांट्स रीजन से आने वाले जो भी आपके ऑर्गेनिजम्स होते हैं, उन सभी को हम लोग कोस्टल हैबिटेट्स बोलते हैं। उसी में वो सर्वाइव करेंगे। अगर उनको दूसरी हैबिटेट्स दिया जाए तो उनको काफ़ी ज़्यादा से ज़्यादा डिफिकल्टीज उनको क्रिएट होगा ही। थैंक यू एवरीवन। आप लोग इतना कंप्लीट करके रखेंगे। अगले क्लास में हम लोग एक्वेटिक हैबिटेट्स के बारे में डिस्कशन करेंगे। और जिनको भी डाउट हो अपने कमेंट बॉक्स में अपने क्वेरीज को पोस्ट कर सकते हैं। 100% उनके डाउट को क्लियर किया जाएगा। थैंक यू वेरी मच।